नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। और फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो यूँ तो इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति माना जाता है, लेकिन भारत में सदियों से चले आ रहे मालिश और कसरत की अगर हम बात करें, ये नुस्खे का मिला जुला रूप कह सकते हैं। पुराने समय में होता था कि जब भी अगर शरीर में अकड़न होती थी, दर्द होता था, तो जो बाइयाँ हुआ करती थी, या बाइयाँ नहीं बोलना चाहिए, जो पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वो एक तरह से एक मालिश की प्रक्रिया को अपनाया करते थे। वो मालिश की प्रक्रिया अगर आज वर्तमान में हम बात करना चाहें, थोड़ा सा आधुनिक रूप से बात करना चाहें, तो फिजियोथेरेपी के रूप में चर्चित होती चली जा रही है। और उसमें किए जाने वाले अध्ययन जो करते हैं उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है, और ये जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं भोपाल के डॉक्टर गौरव यादव। गौरव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं पहले हमारे दर्शकों को मैं बता रही थी कि पहले का जो समय हुआ करता था, मालिश हुआ करती थी, चाहे वो छोटे बच्चों की भी बात करें, शायद उसके पीछे कारण ये होता था कि मालिश करने का जो तरीका होता था वो शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत हुआ करती थी। धीरे धीरे रूप बदला, धीरे धीरे हम आधुनिक दौर में जब आने लगे तो फिजियोथेरेपी का इसने रूपांतरण किया, और ये घर घर में मतलब बोलने लगे कि जाना जाने लगा कि अगर बीमारियां हैं और शरीर की किसी भी तरह की, खासतौर से अगर फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो फिजियोथेरेपी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको लगता है? और सबसे पहले ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर फिजियोथेरेपी की हम बात करें तो कितने प्रकार की हो सकती है ये? फिजियोथेरेपी अपने आज मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में बात करते हैं। फिजियोथेरेपी की आजकल जो मांग है, डिमांड है, हर फील्ड में बहुत बढ़ गई है। जैसे हम देखा जाए कि ऑर्थोपेडिक, जिसमें हम हड्डियों का टूटना या उसके आफ्टर जो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है, उसमें हम फिजियोथेरेपी का काफ़ी उपयोग है। रिस्पिरेटरी की हम बात करते हैं, जैसे आईसीयू हो गया, या फिर अस्थमा, सीओपीडी और फाइब्रोसिस सिस्टिक, इन जैसी कंडीशनों में फिजियोथेरेपी का काफ़ी उपयोग है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, पेडियाट्रिक कंडीशंस हो गई, जीरियाट्रिक कंडीशंस हो गई, इन सब फील्ड में फिजियोथेरेपी का आज के दौर में काफ़ी उपयोग में आने लग गया है। बिल्कुल। गौरव, अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी में जो लोग आते हैं वो किस तरह की मानसिकता को लेकर आते हैं, मतलब उनको लगता है कि अगर 3 महीने तक फिजियोथेरेपी ले ली तो शायद अगर मैं इसकी बात करूँ, पैरालाइज जो पेशेंट होते हैं उनको ये उम्मीद जग जाती है कि फिजियोथेरेपी कराने से वो ठीक हो सकते हैं, तो कितना ड्यूरेशन लगता होगा? बहुत सही क्वेश्चन किया है आपने। मैं बताता हूँ पेशेंट्स की मानसिकता। अगर मरीज जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है फिजियोथेरेपी के लिए, पहले तो उसको अभी आजकल, पहले के ज़माने में इतना ज्ञान नहीं था, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी कि फिजियोथेरेपी क्या है। आज लोग स्टिल, अभी लोगों को डाउट रहता है कि फिजियोथेरेपी से सही होगा या नहीं होंगे। तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर है। तो हम पेशेंट को ये अश्योर करते हैं कि अगर पैरालिसिस हुआ है तो उसका कारण क्या है। अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या पेरिफेरल नर्व इंजरी है, इसके बेसिस पे किस प्रकार का उनको पैरालिसिस हुआ है, इसके बेसिस पे हम उसको ये प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि आपका फिजियोथेरेपी से द्वारा कितने मंथ तक, कितने डेज में आपका उपचार किया जा सकता है और आप कितने टाइम के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो जैसा हम देखा जाए कि अगर पैरालिसिस का केसेस है, अगर ब्रेन स्ट्रोक है या एमसी इन्फार्क्ट है, मिडल सेरेब्ररी आर्टरीज में इन्फार्क्ट है, तो इस केसेस में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान का जो वॉकिंग पैटर्न है वो हमें बहुत जल्दी रिकवर करता है। बट द हैंड फंक्शन की बात करते हैं हम, तो हैंड फंक्शन की रिकवरी में टाइम लगता है। समटाइम्स वो 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक का भी टाइम लग जाता है। और कुछ पेशेंट्स की सेल्फ रिकवरी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1.5 मंथ में भी काफ़ी रिकवर कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपको किस समय, किस स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया है। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं, तो हमारी बॉडी में भी एक प्रोसेस होती है सेल्फ हीलिंग की। अगर हम न्यूरोलॉजिकल केसेस में बात करें तो वैलेरियन रीजनरेशन प्रोसेस होती है। तो इसके बेसिस पे हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी रिकवरी कब हो सकती है, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। अब जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है और लेट आने वाली बात अभी आपने जो की अपने मतलब मेरे सवाल के जवाब में, तो कितने समय बाद अगर कोई आता है और फिजियोथेरेपी, क्या ऐसा होता है कि एक समय के बाद फिजियोथेरेपी भी मदद नहीं कर पाती किसी बीमारी में? बिल्कुल, ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि अगर हम, जैसे हम न्यूरोलॉजिकल केसेस की बात करें, पैरालिसिस की बात करते हैं, अगर पैरालिसिस में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है या कोई भी, अगर हमारी जो आर्टरीज है इन्फार्क्ट होती है, तो उसका
बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि इतने से इतने मंथ तक अगर आप आ रहे हैं तो आपका हीलिंग का प्रोसेस होने में ज्यादा आपकी रिकवरी देखी जा सकती है। बट अगर आप एक टाइम लिमिट्स के बाद आते हैं तो रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट आया है, हेमीप्लीजिया कंडीशन में है, तो उसके रिकवरी के चांसेस है कि 3 to 6 मंथ, 6 मंथ, ये जो पीरियड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द रिकवरी। अगर इस पीरियड में अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है तो उसके काफी हद तक मतलब रिकवरी के चांसेस देखे जाते हैं। बट अगर पेशेंट क्रॉनिक केस में आता है, जैसे कि 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आता है या आफ्टर 2 ईयर आता है, तो उस केसेस में ये रहता है कि जो जितनी रिकवरी हम 6 मंथ पहले दे सकते थे, वो रिकवरी नहीं देखी जा सकती। बट ये रहता है कि अभी जब जैसे क्रोनिक केसेस हैं तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है हम उसमें डील कर सकते हैं। जैसे कि स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट इमोबिलाइज हो जाते हैं, मूवमेंट लॉस हो जाते हैं, तो इससे पेशेंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो नासूर हो जाते हैं। तो हम उसमें काम करके उनको, पेशेंट्स को पेन, दर्द से फ्री कर किया जाता है। तो ये हम क्रोनिक केसेस में कर सकते हैं। जी जी। अब अगर थोड़ा फ्रैक्चर पे हम बात करें कि आजकल देखा गया है कि डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है कि अगर फ्रैक्चर या इस तरह की बीमारी जिसमें फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है, उसमें भी आप लोगों की मदद ली जाती है। तो अगर मैं फ्रैक्चर की बात करूं तो फ्रैक्चर में किस तरह से और कितने टाइम तक, अगर बोलते ना, किस तरह का मूवमेंट दिया जाता है? जी, बहुत मैं बताता हूँ। ऑर्थोपेडिक यानी फ्रैक्चर केस, ऑर्थोपेडिक केसेस में ये रहता है कि जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है, लाइक फर्स्ट तो अगर उसका फ्रैक्चर हुआ है तो वो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन होता है। अदरवाइज वो शोल्डर डिस्लोकेट है, नहीं है, या शोल्डर में फ्रैक्चर है, हेड ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्थोपेडिशियंस अपना जो भी है इंटरवेंशंस करते हैं। उसके बाद वो फिजियोथेरेपी भी उसकी कंटिन्यूएशन सेशन में चलती है। जैसे कि अगर हम शोल्डर की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर शोल्डर में अगर फ्रैक्चर है, या हम बोलते हैं कि अगर हेड ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर है, तो ऑर्थोपेडियन जनरली उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज करने के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्लास्टर कास्ट लगा दिया, पीओपी लगा दिया। उसके बाद बोलते हैं कि आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ के लिए, 4 वीक्स के लिए, अकॉर्डिंग टू कितना फ्रैक्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया जाता है। तो फिजियोथेरेपी का काम ये है कि अब जो पेशेंट का जो लिम्ब है, जो उसका हाथ है, वो तो एक जगह पर बिल्कुल स्टक हो गया है। और अगर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम अगर मोबिलाइज नहीं करेंगे, कोई भी चीज को एक जगह, तो वो जकड़न उसमें आ जाती है, अकड़न आ जाती है। और हमारी मनुष्य की बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और जो भी चीजें वहां पर, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जो मसल्स है, जो नर्व्स हैं, उनमें धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन कॉमनली चीजों में हम देखा जाता है कि जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेशेंट्स के डेली रूटीन्स में दिक्कत आने लग जाती है, और जो उसकी मस्कुलर मसल्स हैं उसमें काफी वेस्टिंग होने लग जाती है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम, अगर पेशेंट इमोबिलाइज्ड है, प्लास्टर कास्ट में है, तो हम उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं वो, और ताकि जो मसल्स की एक्टिविटी है वो होती रहे और पेशेंट इमोबिलाइज भी रहे। और जब आफ्टर पीओपी जब रिमूव होता है, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ये सब पेशेंट्स को कराई जाती है। जी। हाँ हाँ, गौरव, एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, एक चीज़ है जो क्यूरियोसिटी रहती है कि जब ट्रेनिंग होती है किसी फिजियोथेरेपिस्ट की, तो वो ट्रेनिंग में किस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब जैसे अगर महिलाओं की बीमारियों में इलाज की बात करें, पुरुषों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, इनफैक्ट बच्चों की भी अगर बात करें, तो क्या ट्रेनिंग के कुछ सेगमेंट होते हैं कि अगर महिलाओं का ट्रीटमेंट करना है तो इस तरह के बोलते हैं ना कि प्रोसेस और इस तरह की एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी होती है? जी बिल्कुल, ये हमारी जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है या ट्रेनिंग है, इसमें सेशंस हमको दिए जाते हैं कि आपको अगर पीडियाट्रिक केसेस आया है तो उस तरीके से, किस तरीके से आपको उस केसेस को डील करना है, उसको देखना है। और अगर हम जीरियाट्रिक्स की बात करते हैं, उसमें भी हमें ये देखना है कि उसमें हमें किस तरीके केसेस देखना है। और अगर हम ऑब्स्टेट्रिक गायनेक के केसेस देखते हैं तो उसमें भी हमें किस तरह की फिजियोथेरेपी का उपयोग करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले जीरियाट्रिक केसेस में हम बता रहा हूँ कि वैसे ही इंसान की जो हड्डियां हैं वो काफी ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरीके की बीमारियों से, जॉइंट स्टिफनेस, मस्कुलर वेस्टिंग से काफी तरीके से जकड़ित रहती है। तो हमारा मेन फंक्शन ये रहता है कि अगर हम उसकी जो जॉइंट्स में स्टिफनेस है, जकड़न है, तो हमें ये ध्यान रखते हुए करना है कि उसकी हड्डियां, क्योंकि इस एज में हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उनकी कोई भी बोन्स या ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स हैं, तो कोई भी फ्रैक्चर जैसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे हम काफी हद तक उनकी देखरेख कर सकें और उनके जो भी फंक्शन लॉस हुए हैं, उनकी फंक्शनल एबिलिटी को वापस रिकवर कर सके।
हाँ, और हम अगर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक केसेस में देखा जाता है तो आजकल प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल काफी एक्सरसाइज रेजिमेंट्स काफी फेमस हो गए हैं, स्पेशली अच्छा, मॉडर्न सिटीज में, जैसे मेट्रो सिटीज में हाँ, हाँ, काफी चलन में है। तो हुँ, उसके हिसाब से भी हम करते हैं कि अगर जो फीमेल पेशेंट है उसका अभी कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा क्या मंथ चल रहा है, हुँ, हुँ, कौन से ट्रिमेस्टर में वो है, उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं फीमेल्स के लिए, और उसको जो जो टोटली जो प्रेगनेंसी मंथ है 9 मंथ, उसको हम देखा जाता है। और हुँ, इसी के बाद अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं तो आफ्टर जब प्रेगनेंसी, जब बेबी लाइक नेटल पोस्ट नेटल जो होता रहता है, हाँ, उसमें हाँ, अगर बेबी की केयर कैसे की जाती है, हुँ, बेबी के फंक्शन को एनालिसिस करना है। आजकल हम देखा जा रहे हैं कि डिले माइलस्टोन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले ओके, के जमाने में, जैसे आपने आज बताया कि पहले के जमाने में मालिश काफी कॉमन है कि हुँ, बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनकी मालिश करते हैं। हुँ, उसके पीछे भी यही सटीक रीजन है कि अगर हम मालिश करते हैं तो हमारी मसल, क्योंकि बेबी की हाँ, फिजिकल हाँ, एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, हुँ, हुँ, तो हम उस मालिश के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, जो मूवमेंट कराने के थ्रू इसके ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है। इसके बाद जो बेबी की ग्रोथ है उस पर काफी तरीके से डिपेंड करती है। बिल्कुल। गौरव, अगर एक बोलते हैं ना बुजुर्गों वाली मैं बात करना चाह रही थी, बहुत देर से सोच रही थी कि बुजुर्ग जो ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिला सकते, जो ज़्यादा चल नहीं सकते, ठीक से उठ बैठ नहीं सकते, फिजियोथेरेपी में ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है? जो घुटनों का दर्द बहुत कॉमन हो जाता है एक उम्र के बाद, कमर का दर्द कॉमन हो जाता है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है? जी, जीरियाट्रिक्स केसेस में देखा जाए, अगर उम्र दराज जो लोग होते हैं हम्म, उनको कॉमनली घुटनों घुटनों का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है घिस जाते हैं, जॉइंट्स पे रिडक्शन हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हम्म, जो भी उम्र दराज पेशेंट होते हैं उनके चलने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या कोई भी हम्म, ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम्म, तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन काम है वो ये है कि फर्स्ट तो उसको एग्जामिन करना, हम्म, इवोल्यूशन करना, हम्म, एंड देन डायग्नोसिस करना, प्रोग्नोसिस करके फिजिकल इंटरवेंशन को अप्लाई करना। फिजिकल हम्म, इंटरवेंशन में हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आ गई, जैसे हम्म, आपने बताया कि घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो हमें उसमें हम्म, जो भी नी के अराउंडेड मस्कुलेचर है, जैसे हमारे क्वाड्रिसेप्स हो गई, हम्म, हैमस्ट्रिंग्स हो गई, हमारी काफ हो गई, टिबालिस एंटीरियर, इन सब जो मसल्स हैं, इनको हमारा मकसद होता है कि इनको स्ट्रेंथन करना। क्योंकि हाँ, जॉइंट में काफी वीकनेस हो गई, मैंने बताया कि अगर फ्लूइड भी कम हो रहा है तो जो हम्म, फ्रिक्शंस होता है बोन्स के बीच में वो काफी बढ़ जाता है। तो हम्म, हमारा मेन मोटिव यह रहता है कि जो जॉइंट में फ्रिक्शन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करें। तो हाँ, जो स्टिफनेस है हम उसको रिमूव करते हैं, उसको हम जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो गई, स्टेशनरी साइकिलिंग्स हो गई, या इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं और पेशेंट को जो उसका नी है, उसकी जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। और जैसे कि हमारे फिजियोथेरेपी में और काफ़ी थेरेपीज इंक्लूडेड है, जैसे हमारी हम्म, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, मैनुअल थेरेपी हो गई, हमारी काइनेसियो टेपिंग्स हो गई, इन सब और आदि इत्यादि काफ़ी मॉडर्न मेडिसिन में जो फिजियोथेरेपी में आजकल चलन में है, हाँ, इन हाँ, पद्धति का उपयोग करके हम पेशेंट को दर्द से निजात दिला सकते हैं। बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो नाम में ही समझ में आ रहा है कि फिजियोथेरेपी जी, मतलब फिजिक्स, शारीरिक संरचना से एग्जैक्टली, लेना देना है फिजिकल, इसका। यस। क्या वाकई शारीरिक संरचना से ही लेना देना है या मेंटल लेवल पर भी फिजियोथेरेपी काम करती है? देखिए, जैसे फिजिकल थेरेपी का नाम ही फिजिकली है। फिजिकल थेरेपी में हम मोस्टली फिजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके फिजिकल इंटरवेंशन करके पेशेंट को मदद करते हैं। हम्म, तो जैसे आपने बताया कि फिजिकल जो बॉडी संरचना है, जो हमारी स्ट्रक्चर है, उसका तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारा मानसिक जो संतुलन है, मानसिक हम्म, जो विचारधारा है, मानसिक कैसे काउंसिल किया जाए पेशेंट को, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्योंकि आपकी अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर कोई भी पेशेंट आता है तो इनिशियल कंडीशन में वो काफ़ी होपलेस होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिशियन के पास जा चुका होता है, और ऑर्थोपेडिशियन के पास जाकर वो काफ़ी हताश हुआ रहता है, क्योंकि वो मेडिसिन खा खा के काफ़ी हम्म, परेशान रहता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आता है, एक होप लेकर, एक आशा लेकर आता है। समटाइम्स पेशेंट इतने नेगेटिव होते हैं कि फिजियो को उनके मेंटल लेवल पे काम करना पड़ता है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपी ये रहता है कि इनिशियली वो हर्ट करती है बट टुमारो इट वर्क्स। तो एक डायलॉग है वो काफ़ी फेमस है कि दैट इज अ फिजियोथेरेपी, इट टुडे इट हर्ट्स टुमारो इट वर्क्स। क्या तो बात है, इस हाँ, चीज़ पे हम काम करते हैं। तो इनिशियली कई पेशेंट्स रहते हैं, जैसे अगर आते हैं इंटरवेंशन में थोड़ा अगर तकलीफ होती है
तो हम उनको पहले काउंसल करते हैं कि आपको इनिशियली अभी थोड़ी तकलीफ से गुजरना होगा। तो कई पेशेंट होते हैं इस चीज पे नहीं विश्वास कर पाते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी को थोड़ा नेगेटिव तरीके से लेते हैं। बट जब अगर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के सेशंस किए जाते हैं तो पेशेंट को काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और फिजियोथेरेपी हम पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं साइकोलॉजिकली कि पेशेंट्स मोटिवेट रहे, क्योंकि अगर पेशेंट एंथुसियास्टिक नहीं है और वो इतना नेगेटिव है और अपने बारे में नहीं सोच रहा है, रिकवरी के बारे में नहीं सोच रहा है, तो जो भी कोई भी इंटरवेंशन है, मेडिकल इंटरवेंशन, वो काम नहीं करेगा। तो हम मेन जो रहता है प्लेसिबो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे हम काम करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, जो बीमारी है उस पर एजुकेट करते हैं और उसको पूरा ब्रीफ किया जाता है कि आपकी जो बीमारी है वो क्योर की जा सकती है। तो ये पेशेंट को विश्वास दिलाना, आशा जगाना एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत जरूरी काम है। जी बिल्कुल। फिजियोथेरेपी यानी कि जैसा कि हम बहुत देर से डिस्कस यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, व्यायाम, करेक्ट, इसका अगर आसान शब्दों में अगर इसे समझा जाए, लोगों में, खासतौर से बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों में चश्मे लगने की जो प्रॉब्लम होती है या बच्चों में याददाश्त के कम होने की जो प्रॉब्लम होती है, वो फिजियोथेरेपी, अगर हम शरीर की एक्सरसाइज की बात करते हैं तो नब्ज का भी लेना देना होता है। तो क्या ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी इस तरह की समस्याओं में भी कारगर हो सकती है? क्या आपने इस तरह का मतलब एग्जाम्पल आपको मिला है क्या कि बच्चों का चश्मा हट गया हो या बच्चों की याददाश्त बढ़ गई हो वगैरह वगैरह? जी, इस तरीके से बहुत सही बोल रहे हैं आप। जैसे कि आजकल हमारे जो हमारा यूथ है या जो भी हमारी आधुनिक पीढ़ी है, जो भी हमारी अभी जो यूथ पीढ़ी है, वो स्पेशली हमारे जो आधुनिक गैजेट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी भूल चुके हैं। तो वो जो मेनली है वो आजकल वही गैजेट्स के थ्रू खेल रहे हैं। पहले के जो बच्चे हुआ करते थे या पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो खेल में उनका रुझान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो उस वजह से क्या, तो उनकी सारी जो बॉडी की जो एक्सरसाइजेज है, फिटनेस लेवल है, वो काफी हद तक मेंटेन रहता था। अगर हम आज की बात करते हैं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनकी आंखों पर, उनकी जो फिजिकल एंड जो शारीरिक क्षमताएं हैं उन पे काफी अधिक असर देखा जा रहा है। तो हम देखा जा रहा है कि पहले के जमाने में लोगों को जो आई साइट से काफी लेटर ऑन स्टेज लाइक 40 प्लस या 50 प्लस ही लोग उम्र लोगों को चश्मा पहनते हुए देखा करते थे। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ हैं, बच्चे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, इन्हीं को चश्मा लगा जा रहा है। तो मेरा जो मेन मोटिव है, फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन मोटिव है वो ये है कि पेशेंट की अगर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन है, अगर वो डेली रूटीन में जा रहा है, खेल रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसका पूरा जो उसका फिजिकल फिटनेस है, पूरी बॉडी का फिटनेस काफी हद तक मेंटेन रहता है। आजकल हम देखा जाता है कि आजकल बच्चों में जो रहता है डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा। तो मतलब अगर 10 में से 20 में से एक पेशेंट बच्चे को हम देखा जा रहा है कि डायबिटीज कॉमन है। डायबिटीज के कारण उनको वही है कि रेटिनोपैथी हो रही है बच्चों को, तो उनको चश्मा लग जा रहा है। और अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा और डेली एक्सरसाइजेस करेगा या कोई भी एक गेम को वो डेली अपनी हैबिट में लेके आएगा, तो इन सब चीज़ों से जो हमारी आई साइट प्रॉब्लम हो गई है या फिर जो याददाश्त है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर एक्सरसाइज जो एक खिलाड़ी के जो अंदर रहता है दिमाग, वो एक जो जितनी स्फूर्ति उसकी बॉडी में रहती है उतनी स्फूर्ति उसके एक दिमाग में भी होती है। तो बच्चों का मेन मोटिव है कि अगर उनको फिजिकल एक्टिव रखा जाए, उनकी एक्सरसाइज किया जाए, उनको एक्सरसाइजेस के प्रति जागरूक किया जाए, तो उनको ये सब जो समस्याएं आती है इनमें काफी हद तक कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल। गौरव, अगर हम थोड़ा सा मतलब एक चीज़ है जो महिलाओं को परेशान करती है, वो होती है स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन डिसीज़। और जैसा कि हमेशा मैं बोलती चली आती हूँ कि शरीर के ऊपर वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो दरअसल आंतरिक रूप से परेशान कर रही होती हैं। तो जो स्किन डिसीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आंतरिक जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर दिखाई देती। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि हम फिजियोथेरेपी की हेल्प लेकर स्किन डिसीज़ पर भी काम किया जा सके? क्या ऐसा कभी हुआ है ट्रीटमेंट इस तरह का? फिजियोथेरेपी स्किन डिसीज में, हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पेडियाट्रिक केसेस में, वैसे ही स्किन हमारी की जो देख रेख है, जो उसका किस तरीके से हम अगर एक्सरसाइजेस करें, आप देखना कि जो भी फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं, आप जैसे अगर हम बात किया जाए और हमारे बॉलीवुड में अगर हम एग्जांपल लिया जाए तो जितने भी लोग हैं दे आर लाइक वेरी जिम फ्रीक,
फिटनेस फ्रीक होते हैं तभी उनकी आप स्किन देखें, उनकी स्किन पे इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं देखी जाती है। उनकी स्किन पर जो जिस तरीके की चमक रहती है वो हमेशा बनी रहती है। तो उसका पूरा जो लेना देना है वो हमारे फिजिकल इंटरवेंशन से आ गया। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम मस्कुलर एक्टिविटी करेंगे, हम कोई भी फिटनेस की एक्सरसाइज को अगर प्रोग्राम करते जाएंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे बॉडी का, उसमें हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करेंगे, जिसकी वजह से हम ये देखा जाएगा कि जो इसका स्किन ग्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो काफी हद तक काम किया जाता है। तो यही बात जैसे आप बता रहे हैं कि स्किन डिसीज में भी काफी चीजें देखी जाती हैं। एक फिजियो तौर पे जैसे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स में काफी इंजरीज पेशेंट्स को हो जाती हैं, अगर ब्लिस्टर्स हो गए हैं या फिर इनको इरोजन्स हो गए हैं, तो इस तरीके की इंजरीज, स्किन इंजरीज या स्किन में जो भी इन्फेक्शंस हैं, बिकॉज अगर स्वेटिंग बहुत होती है तो इस तरीके की इंजरीज को एक फिजियो अपने प्राइमरी लेवल पर देख सकता है। क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या बोलते हैं, मतलब एक्सरसाइजेस वाली बात तो मुझे समझ में आ रही बहुत अच्छी तरह, क्या इसमें दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है? मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पूरा कॉम्पैक्ट बोला जाए अगर ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ मशीनरीज, या जितना कि अभी हम समझ पा रहे हैं कि केवल एक्सरसाइजेस के माध्यम से डिसीज में आराम लग सकता है? जी, मैं आप बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम, जैसे मैंने बताया, मॉडर्न मेडिसिन में आते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, बट हमारी जो फिजियोथेरेपी दैट इज नॉन इन्वेसिव टेक्निक, हम कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करते हैं, हम कोई भी मेडिसिन ओरली प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है, अगर हम मेडिसिन से डील करते हैं, हम टॉपिकली स्किन के थ्रू, टॉपिकली जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको कि आयोंटोफोरोसिस हो गया, और आयोंटोफोरोसिस, सोनोफोरोसिस, फोनोफोरोसिस, इस प्रकार की कुछ हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज होती हैं, जिसके थ्रू हम जो मेडिसिन रहती हैं उसको टॉपिकली स्किन के थ्रू हम बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जिस प्रकार से अगर उस खिलाड़ी या उस पेशेंट को उस एरिया में तकलीफ है तो उससे काफी हद तक रिकवरी की जा सकती है। बिल्कुल। गौरव, एक सवाल आया था, लोगों का ये सोचना था, मानना था और पूछना भी था कि फिजियोथेरेपी वही लोग ले सकते हैं जो बीमार होते हैं या जिनको फ्रैक्चर है, डायबिटीज़, जैसा कि अभी आपने बताया। ये भी एक सवाल था मेरे पास। तो फिर एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या स्वस्थ व्यक्तियों को भी महीने में एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या बच्चों को लेकर हम महीने 2 महीने में एक बार विजिट कर सकते हैं, या महिलाएं अपनी समस्या, जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी कारगर हो सकती? तो कुल मिला के ये सवाल है कि क्या स्वस्थ व्यक्तियों को भी विजिट करना चाहिए आपके यहाँ? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल चाहूँगा कि स्वस्थ व्यक्तियों को भी फिजियोथेरेपिस्ट का विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है कि जो अगर स्वस्थ व्यक्ति है, अगर अभी वो यंग स्टेज में है या फिर अभी यंग स्टेज में है, तो उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमारी बॉडी की जो इफ़िशिएंसी है उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि आजकल कई लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या हमें जिम करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो किस एज में किस तरीके की एक्सरसाइज करना चाहिए। इस प्रकार के सवालों का उत्तर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ में अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ या आपको लगता है कि आपकी रूटीन लाइफ में आपकी बॉडी की जो शारीरिक क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, उनमें कमी आना स्टार्ट हो गई है या कुछ आपको कमी महसूस होती है आपको, तो एक बार जरूर विजिट करें। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको किस तरीके की एक्सरसाइजेस, किस तरीके का रूटीन, किस तरीके का डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट उस पर काम करके आपको इस तरीके से एजुकेट करेगा, आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएगा कि किस तरीके की एक्टिविटी। अगर जैसे मैं बात करता हूं कि आजकल हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सिटिंग वर्क हो गया है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए या फिर हम एमएनसी कंपनीज में देखा जाए, तो लोग घंटों घंटों 8-8 घंटे 12-12 घंटे डेस्कटॉप के सामने बैठे रहते हैं और दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली। तो हमारा मेन मोटिव यह रहता है कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए कि जो आने वाले फ्यूचर में जो उनकी तकलीफ ना बढ़ी जाए। तो मेन है जो अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके का बदलाव किया जा सकता है, और अगर वो कंटिन्यूसली बैठे हैं तो उन्हें किन आदतों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको जो आजकल बहुत ही कॉमन है हमारा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सब चीज़ों से उनको निजात मिली जाए। तो हमारा ये मोटिव है कि हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको एर्गोनॉमिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, किस तरीके से अपना रूटीन को इन्वॉल्व करना है आपके डेली रूटीन लाइन में, कि ताकि आपकी जो वर्क इफिशिएंसी है, आपकी जो बॉडी की हेल्थ है वो मेंटेन रहे और फ्यूचर में आने वाली कोई भी समस्याओं से आप कैसे बचे रहें। फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज। तो ये जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, आप बहुत देर से जिम की बात कर रहे हैं कि जो जिम फ्रीक होते हैं, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनमें थोड़ा सा बीमारियां शायद कम देखी जाती है क्योंकि बॉडी का मूवमेंट बना रहता है। तो जिम ट्रेनर से फिजियोथेरेपिस्ट कैसे अलग हो सकता है? दोनों में क्या मेजर अंतर होता है?
ओके, जैसे जिम ट्रेनर की और फिजियोथेरेपिस्ट की बात देखें, फिर आगे मेडिकोज आ गए और एक प्रकार ट्रेनर आ गए। ट्रेनर दे उनको पता, ट्रेनर्स भी ट्रेंड होते हैं कि किस तरीके से उनको जिमिंग करनी है, किस प्रकार का अगर उनको अपना शरीर को संरचना देना है, किस तरह का बल्क उनको किस पोर्शन में चाहिए, तो ये ट्रेनर का काम रहता है। ट्रेनर वो ट्रेन करते हैं पेशेंट को कि किस तरीके से हम ये बल्क बढ़ा सकते हैं। पर आजकल देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि अगर ये नई विधा है, ये नई विधा आ गई, तो आजकल हर जिम्नेशियम में, हर एक फिटनेस सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट की जाती है, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वो काफी एक बिकॉज दे आर द मेडिकोस, तो दे नो कि किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि मैंने आज भी आजकल कई ट्रेनर्स को देख रहा हूँ कि उन ट्रेन की वजह से भी, जैसे अभी लास्ट कई जो वायरल वीडियोस में देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जिसमें दिया जाता है कि अगर वेट लिफ्टर है, अगर वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं, यूथ सडनली उन्होंने वेट लिफ्ट किया और उनने किसी भी जानकार या किसी फिटनेस ट्रेनर की देखरेख में नहीं किया, या फिर तो सडनली उन्होंने वेट लिफ्ट किया और उनकी वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ एंड कोलैप्स हो गया एंड सडनली उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे काफी केसेस देखने जाते हैं। या तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है और अंतर को भी समझना जरूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिम में भी जाए या किसी भी तरह की एक्सरसाइज अपनाए, तो शारीरिक अपनी जो बोलते हैं ना कि क्षमता को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। और सबसे आसान की रोगों से अगर बचना है, निपटना है, तो बिना दवा खाए या चीरा लगवाए, मुझे ऐसा लगता है फिजियोथेरेपी एक असरदार तरीका हो सकता है। डॉक्टर गौरव यादव, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इलाज का इलाज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा भास्कर न्यूज़ के साथ।